एक सुंदर धूप वाले दिन उज्जवल भूमि के युवा स्वामी सवाई को कोई परेशानी नहीं थी। उनकी कक्षों से हंसी की गूंज सुनाई देती थी। जहां वे युवा स्वामी फिर से उन्माद में खोए हुए प्रतीत हो रहे थे। बटलर क्लेमेंट दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे कि स्वामी फिर से पागलपन की ओर बढ़ रहे थे। हिम्मत जुटाकर क्लेमेंट ने दरवाजा खटखटाया और सवाई को याद दिलाया कि समारोह जल्द ही शुरू होने वाला था। सवाई, जो इस आयोजन से पूरी तरह वाकिफ थे, दर्पण में खुद को निहारते रहे, अपनी उपाधियों का उच्चारण करते हुए और अपनी सफलता का आनंद लेते हुए। उस दिन वे इन भूमियों के सबसे युवा स्वामी बनने वाले थे और अपने प्रजाजनों पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए दृढ़ थे। हालांकि समय बीतने के साथ काउंटी में अराजकता छा गई। सवाई के कार्यों ने विद्रोह को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने कई अत्याचार किए, जिसमें एक संत के शरीर का अपमान भी शामिल था। क्रोधित भीड़ ने उनके खून की मांग की, ताकि लोगों ने जो कष्ट सहे उसका न्याय हो सके। फाल्कन लैंड्स के युवा स्वामी सवाई को अंततः उनकी अपनी संपत्ति की दीवार पर फांसी दे दी गई। एक विद्रोही, जो शांतिप्रिय स्थानीय लोगों के साथ था, ने याद किया कि सवाई के गलत कार्यों के कारण एक संत ने आत्महत्या कर ली थी। अंतिम न्याय देने के लिए विद्रोही ने अपनी तलवार चलाई, सवाई के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रहार किया और उनके निर्जन शरीर का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि स्वामी को अब अपनी उपाधियों की आवश्यकता नहीं थी। अचानक विद्रोही का संसार विकृत हो गया, जिसमें विद्युतीय हस्तक्षेप भर गया। उसके हाथों में तलवार गायब हो गई और यहां तक कि उसके हाथ भी स्थैतिक से ढक गए। दृश्य वास्तविकता में बदल गया, जहां ऊंची इमारतें अपनी उदास छायाओं के साथ सड़क पर छाई हुई थी। एक गेमर, जो वर्चुअल रियलिटी गेम में डूबा हुआ था, को यह नहीं पता था कि सिस्टम खराब हो गया था। उसे एक विद्युतीय झटका महसूस हुआ। वो दर्द से चीख पड़ा और उसने देखा कि आउटलेट से चिंगारियां निकल रही थी। वोल्टेज गिरने के कारण गेमिंग कैप्सूल पूरी तरह से काले धुएं से भर गया। गंभीर विद्युतीय झटके और धुआं सांस में लेने के बाद गेमर बेहोश हो गया। उसकी चेतना दूर तैरने लगी, जैसे कि एक अंतिम यात्रा पर रंग बिरंगे ऊर्जा के भंवरों को देखते हुए, जो एक ब्लैक होल जैसा था। एक नए दृश्य में एक राजा ने अपने नए पुत्र के लिए सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दिया। उसका नाम सवाई रखा। सवाई, जो अब युवा स्वामी थे, ने निराशा में आह भरी, ये विडंबना समझते हुए कि उन्होंने गेम में एक दुष्ट अभिजात को हराया था, केवल उसी चरित्र बनने के लिए। मूल स्वामी की गलतियों को न दोहराने के लिए दृढ़, उन्होंने एक न्यायपूर्ण शासक बनने और विद्रोहियों के भाग्य से बचने की प्रतिज्ञा की। उनके सामने एक अभिवादन प्रदर्शन दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि सिस्टम उन्हें खलनायकी कार्य सौंपने की कोशिश कर रहा था। एक आवाज ने चेतावनी दी कि कथानक को चुनौती देने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। भ्रमित सवाई ने सवाल किया कि उनका भाग्य क्यों तय लगता था। सिस्टम ने समझाया कि वे बिना उसकी मदद के गेम का अंत नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाकर भविष्य को बदल सकते हैं। जब सवाई ने सहमति दी, तो सिस्टम ने उत्सवपूर्ण स्वर में सक्रिय होना शुरू कर दिया। जब यह हो रहा था, युवा सवाई ने खुद को खलनायक के रूप में अपनी राह की कल्पना में खो दिया। हालांकि ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए, जो उनके लिए काफी आकर्षक थी, सवाई ने अपने आप से समझौता कर लिया। फिर भी सिस्टम ने उनके लिए सभी संभावित परिणामों को सूचीबद्ध किया और प्रत्येक में उनकी मृत्यु हो रही थी। अपने अदृश्य प्रतिद्वंद्वी के साथ गर्मागर्म बहस के बाद युवा स्वामी ने समारोह की ओर जाने का फैसला किया। सवाई और उनके निजी रक्षक घोड़ों पर सवार होकर उत्साहित भीड़ के सामने से गुजरे। प्रजाजन आपस में फुसफुसाते हुए अपने नए स्वामी के रूपरंग पर चर्चा कर रहे थे। किसानों की भीड़ में बच्चे भी थे, जिनमें से एक ने नन्हा साहस दिखाते हुए नाइट्स को टिन के डिब्बे कहा। इस बीच युवा महिलाएं सुंदर युवा स्वामी के बारे में सपनों में खोई हुई थी। एक छोटे बच्चे ने गौर किया कि युवा स्वामी किसी तरह उदास दिख रहे थे और अपनी नई भूमिका से स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित नहीं थे। समारोह का समापन सवाई को नए शासक के रूप में पारंपरिक घोषणा के साथ हुआ। ये एक थकाऊ दिन था और युवा स्वामी अपने कक्ष में बिस्तर पर गिर पड़े, लेकिन सिस्टम ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। बिना किसी चेतावनी के एक और अलर्ट के साथ सवाई को बिस्तर से बाहर कर दिया। युवा स्वामी इस बात से नाराज हो गए कि यह कितनी अचानक प्रकट और गायब हो रहा था, और उन्होंने इसे ऐसा करना बंद करने की मांग की। जवाब में सिस्टम ने उन्हें 3 प्रारंभिक कार्य दिए, जो छोटी मोटी तोड़फोड़ जैसे लग रहे थे। एक बच्चे से लॉलीपॉप छीनने, बगीचे की क्यारियों को रौंदने और एक स्थानीय व्यक्ति को फांसी देकर पीटने के लिए पुरस्कार कमाए जा सकते थे। सवाई ने सहमति दी, लेकिन सिस्टम से अचानक प्रकट होना बंद करने को कहा, क्योंकि अजन भी इसे देखकर डर सकते थे। हालांकि सिस्टम ने दावा किया कि इंटरफेस केवल नायक को ही दिखाई देता है, जो इसके साथ मानसिक रूप से संवाद कर सकता है। यह महसूस करते हुए कि वो अपने कमरे में हवा में चिल्लाकर कितना मूर्खतापूर्ण लग रहा था, सवाई को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई।
महल के प्रवेश द्वार पर एक बुजुर्ग बटलर सीढ़ियों पर बैठकर तलवार साफ कर रहा था। युवा स्वामी ने उसे क्षेत्र के गश्त के लिए लोगों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। घोड़ों पर सवार होकर सवाई और उनके साथी नाइट्स शहर की ओर बढ़े। क्लेमेंट अपने स्वामी के चेहरे पर अजीब भाव और उनकी दुष्ट हंसी से कुछ हद तक हैरान थे। युवा स्वामी एक छोटे लड़के से मिले और उसे अपना लॉलीपॉप देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया। अपनी चाहत पूरी करने में असफल सवाई ने बच्चे से कैंडी छीनने की कोशिश की, जिसके बाद बच्चा रोने लगा। बच्चे ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन सवाई ने उसे एक सौदा पेश किया, ये वादा करते हुए कि वह जो लॉलीपॉप पकड़े हुए है उसके बदले 2 लॉलीपॉप देंगे। गेम सिस्टम ने धोखे से कार्य पूरा करने की उनकी कोशिश को नोटिस किया और चेतावनी दी कि यह अनुमति नहीं है। कोई और रास्ता न पाकर सवाई ने बच्चे से कैंडी छीन ली और आगे बढ़ गए, जिससे उनके नाइट्स हैरान रह गए। सवाई ने लॉलीपॉप चाटा और गेम पर गुस्सा हो गए कि उसने उन्हें ऐसे बेवकूफी भरे कार्य करने और एक बच्चे को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया। एक किसान ने आखिरकार खेत की निराई पूरी की और अब अपने श्रम के फल की खुशी से प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक उसने डरावने दृश्य के साथ देखा कि युवा स्वामी और उनके नाइट्स उनके गेहूं की फसलों को बेरमी से रौंद रहे थे। एक रक्षक ने क्लेमेंट से पूछने का फैसला किया कि युवा स्वामी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे, लेकिन वो भी उतना ही हैरान था। खेत को रौंदने के बाद सवाई ने जमीन पर सोने के सिक्के फेंके और शांति से चले गए। वे इस बात से प्रसन्न थे कि उन्होंने सिस्टम को चकमा दे दिया, क्योंकि किसान नुकसान के लिए पैसा पाकर खुश था। सवाई ये सोच रहे थे कि आखिरी मिशन को बिना निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाए कैसे पूरा किया जाए। वीय, एक युवा स्वामी, शुरू में एक कार्य को करने में हिचकिचा रहे थे जिसे वे नहीं करना चाहते थे। हालांकि जब वे और उनका दल बाजार चौक पर पहुंचे तो एक समाधान सामने आया। पूरे राज्य के व्यापारी और सौदागर वहां अपने सामान प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए थे। इसी जीवंत स्थान पर वीए की मुलाकात एक दास व्यापारी से हुई जो उत्साहपूर्वक एल्फ लड़कियों को बेचने की पेशकश कर रहा था। एक जोरदार चाबुक की आवाज के साथ स्वामी ने हस्तक्षेप किया, घृणित व्यापार को रोक दिया और गुलाम लड़कियों को मुक्त कर दिया। उनके बटलर ने फिर वहां एकत्रित नागरिकों को घोषणा की कि अब इस भूमि में मनुष्यों और अर्धमनुष्यों का व्यापार अवैध है। मुक्त एल्फ लड़कियां आभार से अभिभूत होकर आंसुओं के साथ अपनी खुशी व्यक्त की और अपने दयालु स्वामी को धन्यवाद दिया। उत्सव का माहौल एक जानवर जैसे कानों वाली लड़की का ध्यान आकर्षित किया जो वहां से गुजर रही थी। वीय को गर्व महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने न केवल दासों को मुक्त किया बल्कि बिना किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाए अपनी मिशन को पूरा किया। सभी क्वेस्ट्स पूरे होने के बाद वे अपने कक्ष में लौटे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा से थकी हुई वेशभूषा, जिसमें उनका लबादा शामिल था, उतारी और अपने लिए एक गिलास वाइन डाली। फिर उन्होंने इनाम प्राप्त करने के लिए गेम सिस्टम तक पहुंच बनाई। उनके सामने एक नीला रूलेट पैनल प्रकट हुआ जो विभिन्न इनामों को प्रदर्शित कर रहा था। वाइन पीते हुए वे धैर्यपूर्वक परिणाम का इंतजार करने लगे। जैसे ही रूलेट धीमा हुआ, यह अंततः रुक गया, जिससे एक अद्वितीय कवच सेट उनके इनाम के रूप में सामने आया। इनाम से प्रसन्न होकर उन्होंने कवच पहना और तुरंत इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। वे प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपने बटलर क्लेमेंट को तलवार के साथ अभ्यास करते पाया। उन्होंने अपने नौकर का गर्मजोशी से अभिवादन किया और एक अभ्यास सत्र का प्रस्ताव रखा। क्लेमेंट ने अपने स्वामी के शरीर पर सजे उत्कृष्ट कवच की प्रशंसा की और उनके साथ प्रशिक्षण को सम्मान की बात माना। वीय ने स्वीकृति में सिर झुकाया और युद्ध के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया। द्वंद्व शुरू हुआ, जिसमें क्लेमेंट ने तेजी से हमला किया, लेकिन वीय ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने कवच की रक्षा को सक्रिय किया। उनकी तलवारें आश्चर्यजनक गति से टकराई, जिसमें केवल ब्लेडों की चमक दिखाई दे रही थी। वीय ने क्लेमेंट को पीछे धकेल दिया, हालांकि इससे उनकी संतुलन थोड़ी देर के लिए प्रभावित हुई। अपनी स्थिति को स्थिर करते हुए उन्होंने हमला फिर से शुरू किया। क्लेमेंट ने अपने स्वामी की बढ़ी हुई ताकत की प्रशंसा की, जो स्पष्ट रूप से सुधर गई थी। मुस्कुराते हुए वीय ने क्लेमेंट को बिना देरी के फिर से हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्लेमेंट ने तेजी से दूरी कम की और वीय के हथियार पर प्रहार किया। क्लेमेंट के बिजली जैसे तेज प्रहारों के बावजूद वीय ने प्रत्येक को चकमा दे दिया। दूरी बनाए रखने के लिए वीय फिर से पीछे कूद गए। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वीय और क्लेमेंट शांतिपूर्वक चाय पीने के लिए बैठे। क्लेमेंट ने टिप्पणी की कि कवच ने वीय के युद्ध उत्साह और रक्षा को कई गुना बढ़ा दिया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए वीय ने अपनी कुशलता का श्रेय क्लेमेंट के समर्पित प्रशिक्षण को दिया। इस बीच
एल्फ लड़कियों का एक समूह उत्साहपूर्वक विया का नाम जप रहा था, अपने अद्भुत स्वामी का उत्सव मना रहा था। विया ने अपने शूरवीरों को उन पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया ताकि कवच की मजबूती का प्रदर्शन किया जा सके। वे हंसे क्योंकि कोई भी इसे खरोंच तक नहीं पाया। हालांकि बाद में पता चला कि यह विजयी दृश्य केवल युवा स्वामी का एक सपना था, जो अभी भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस बीच वो युवक जिसका वर्चुअल रियलिटी कैप्सूल खराब हो गया था, उसी स्थिति में पड़ा रहा। उसकी आंखें हल्के से खुली और उसने डिस्प्ले की ओर देखा, जहां सवाई अपने कक्ष में सो रहा था। युवा स्वामी की आंखें अचानक खुल गई और जागते ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सवाई थोड़ा हक्का बक्का था क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने जल्दी ही इसे अपनी कल्पना मान लिया। सिस्टम का अचानक अलर्ट उसे फिर से डरा देता है क्योंकि पैनल उसे नायक के आगमन की सूचना देता है। सवाई शांत हो जाता है, ये समझते हुए कि कहानी आगे बढ़ रही है और जल्द ही चेंगुआन शहर में होगा। अगले दिन स्वामी ने कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए सिस्टम को सक्रिय किया। उसे पता चला कि एक बार एक निम्न प्रकृति की देवी ने मध्यम स्तर के अग्नि ड्रैगन का सामना करने का फैसला किया था। लड़की ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने और इस कठिन लड़ाई को जीतने की पूरी कोशिश की। हालांकि ड्रैगन अत्यधिक शक्तिशाली साबित हुआ। उसने अवरोध को तोड़ दिया और उसके छोटे शरीर को पकड़ लिया। उसने लड़की के शरीर को जादुई आग से ढक दिया, उसकी बहादुरी का मजाक उड़ाते हुए। और यद्यपि उसने दावा किया कि वो वापस आएगी, ड्रैगन को इसमें कोई मतलब नहीं दिखा, क्योंकि वो मानव जाति जिसकी वो रक्षा कर रही थी भी नष्ट हो जाएगी। लड़की की अंतिम चीख आयामों के माध्यम से यात्रा की और विशेष आध्यात्मिक क्रिस्टलों के रूप में आकाश से गिर पड़ी। ये क्रिस्टल के अस्तित्व के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। एक काले लबादे में लिपटी एक महिला ने इनमें से एक क्रिस्टल एक युवक को सौंपा। उसके अनुसार इसकी मदद से वो दुष्टता को हरा सकता है और अर्धमानवों को बचाने के लिए इस दुनिया में आत्माओं को बुला सकता है। अब जाकर सवाई को एहसास हुआ कि उसे गेम खेलते समय अधिकांश संवादों को छोड़ना नहीं चाहिए था। एक ग्रिफिन पर सवार युवक उन जानकारियों का अध्ययन जारी रखता है जो उसने पहले छोड़ दी थी। अब वो समझता है कि नायक उसी क्रिस्टल का उपयोग करके यहां नए खिलाड़ियों को बुलाता है। उसे यह विचार आता है कि यह शायद कोई गेम नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया हो सकती है। सवाई इस पर विचार करता है कि कौन सी देवता ने उसे यहां बुलाया, सिस्टम के साथ उसकी मदद की, और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। वो बटलर को अपनी सुबह जल्दी उठने का कारण यह कहकर बताता है कि उन्हें कुछ दूरस्थ बस्तियों का दौरा करना है। क्लेमेंट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि स्वामी वास्तव में चेंगुआन से मुलाकात से बचने की कोशिश कर रहा है। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर सवाई जो देखता है उससे वो स्तब्ध रह जाता है और समझ नहीं पाता कि पिछले स्वामी ने इन भूमियों का प्रबंधन करने में कैसे असफलता पाई। क्लेमेंट के अनुसार पूर्व शासक युद्ध छेड़ने में अधिक रुचि रखता था, जो सवाई को कलन के ढीले ढाले रूप को देखकर विश्वास करना मुश्किल लगता है। फिर भी ये पूर्व स्वामी की युद्ध प्रियता के कारण ही देश की भूमियां इतनी विस्तृत हो गई थी। इस बीच कहीं एक गली में किशोरों का एक समूह एक छोटी अर्धमानव लड़की को तंग कर रहा है। वे उसे बेरमी से पीटते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उनसे अलग है। अचानक सिर पर हुड डाले एक राहगीर छोटी लड़की की मदद के लिए दौड़ पड़ता है, चुपचाप खड़े रहने को तैयार नहीं। चेंगुआन उसे रोकता है, लेकिन महिला उसे जाने देने पर जोर देती है, डरते हुए कि छोटी लड़की मर सकती है। नायक का कहना है कि उन्हें बाकी आत्माओं के आने का इंतजार करना होगा ताकि वे शहर के सभी गैरमानवों को मुक्त कर सकें। लड़की को एहसास होता है कि वो सही है, क्योंकि इस तरह वे न केवल एक को बल्कि सभी को बचा सकते हैं। अपने आंसुओं के माध्यम से छोटी लड़की किसी को आते हुए और अपने उत्पीड़कों को डांटते हुए देखती है। सवाई इस भयानक दृश्य को चुपचाप देखते नहीं रहे। उन्होंने हस्तक्षेप करने और लड़की की रक्षा करने का फैसला किया। गुंडों को सजा देने के लिए युवा स्वामी ने अपना हाथ ऊंचा उठाया। सवाई ने एक लड़के को पकड़ लिया और अब उसे उस गरीब लड़की पर अपने दोस्तों के साथ हमला करने के लिए सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार रहे थे। लड़का रो रहा था और छोड़ने की भीख मांग रहा था, लेकिन स्वामी इस सार्वजनिक सजा को रोकने के मूड में नहीं थे। जब आसपास की भीड़ इस दृश्य को आनंद के साथ देख रही थी, नायक और उसका साथी वहां से चले जाने का फैसला करते हैं। वे एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर चल रहे थे जब सवाई घायल लड़की को गली से बाहर ले जा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में बिजली का करंट दौड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह क्या था। सिस्टम ने अलर्ट किया कि उपयोगकर्ता अभी अभी एक नायक से मिला है, जिसका मतलब है कि अब नई सुविधाएं उपलब्ध है। नई सुविधाओं में से एक है स्वामी द्वारा देखे गए पात्रों के आंकड़े देखने की क्षमता। इस नई क्षमता का उपयोग करते हुए सवाई ने अपने आंकड़े जांचे और लोगों के बीच अपनी प्रसिद्धि बढ़ने पर गर्व महसूस किया। युवा स्वामी का ध्यान क्लेमेंट की ओर गया, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। अचानक सवाई ने देखा
कि बटलर की लोगों के बीच प्रसिद्धि उनकी अपनी प्रसिद्धि से कहीं अधिक है। इस पात्र के समाज में प्रभाव की विशालता को समझते हुए सवाई को अभी भी समझ नहीं आया कि बटलर के पास स्वामी से अधिक प्रसिद्धि क्यों है। जैसे ही युवक ने लड़की को अपने रथ में चढ़ने में मदद की, सिस्टम ने उसे एक और नई क्षमता के बारे में बताया। यह भाग्य के बंधनों से संबंधित थी, लेकिन सवाई को तुरंत समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। गेम सिस्टम के अनुसार इस मैकेनिक का उपयोग करके उपयोगकर्ता अंत को बदल सकता है और जीवित रह सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे नायक के साथ सीधे हस्तक्षेप या लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सिवाय इसके कि जब नायक वास्तव में स्वामी के जीवन को खतरे में डाले। सवाई को समझ आ गया कि उसे नायकों के साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं करनी चाहिए। कहानी की शुरुआत में वे अभी बहुत नौसिखी है, लेकिन पहली कथानक पहले से ही तय हो चुकी है, इसलिए वो अपनी सभी संभावित मौतों से बचने के एक कदम और करीब है। सवाई के अनुसार एक और कहानी संत जो और नायकों के साथ शुरू होनी चाहिए, जो अर्धमानवों को बचाने की शुरुआत करेंगे। अपनी खोज के दौरान खिलाड़ी एक रक्षक को परेशान करेंगे, जिससे लड़ाई छिड़ जाएगी। योद्धाओं ने एक लड़की को पकड़कर अपने स्वामी के पास लाने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय लड़ाई छिड़ गई। लंबी लड़ाइयों के बाद वे जीत गए और आत्माओं की एक पूरी सेना इकट्ठा की, जिसने सीमावर्ती प्रांत पर कब्जा कर लिया। सवाई को गुस्सा आता है, सभी संभावित कथानकों को याद करते हुए, यह महसूस करते हुए कि उनकी नाक के नीचे साजिश रची जा रही है। यही कारण है कि वो सीमावर्ती बस्ती में आया था, लेकिन रक्षक ने स्वामी को निवास में प्रवेश नहीं करने दिया। हालांकि सवाई के कपड़ों और उनकी छाती पर सुनहरे शेर के प्रतीक को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह स्वामी है, जिसका मतलब है कि उसने अपने ही मालिक को मना कर दिया। रक्षक गुदाबी ने तुरंत माफी मांगी और सवाई से अपना परिचय दिया, जो तब इस पात्र की गेम में भूमिका को याद करता है। युवा स्वामी ने शहर के प्रमुख से मुलाकात की मांग की, लेकिन रक्षक ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि बॉस अभी बहुत व्यस्त है। सवाई ने निर्णायक रूप से योद्धा को दरकिनार किया और शहर के प्रमुख को स्वयं खोजने का फैसला किया। इस बीच निवास पर बॉस कुछ युवा महिलाओं के साथ मस्ती और आराम कर रहा था। दरवाजा अचानक खुला और उस आदमी ने पहले तो अप्रत्याशित मेहमान को नहीं पहचाना, इसलिए उसने तुरंत उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ और शहर के प्रमुख को समझ आया कि वो अब बड़ी मुसीबत में है। वो युवा स्वामी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने अस्वागतपूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। शहर का प्रमुख इस बात का अफसोस जताता है कि स्वामी ने अपनी यात्रा के बारे में पहले से सूचना नहीं दी। सवाई इस दयनीय दृश्य से कुछ हद तक हैरान है, खासकर क्योंकि ये व्यक्ति स्थानीय बड़ा आदमी है। व्यक्ति का अवलोकन करते हुए स्वामी को पता चलता है कि उसका नाम माजल है। उसके पास केवल 2 कौशल है और अर्धमानव उसे तुच्छ समझते हैं। शहर का प्रमुख युवा स्वामी को इस बस्ती की स्थिति के बारे में बताने की पेशकश करता है और दावा करता है कि यहां सब कुछ शांत है। सवाई माजल के शब्दों पर केवल दुष्टता से मुस्कुराता है। स्वामी अस्थायी रूप से प्रमुख को उसके पद से निलंबित कर देता है और उसे रक्षक प्रमुख के पद पर नियुक्त करता है। खुद उसका स्थान लेने की योजना बनाता है। सवाई निवास छोड़ देता है, लेकिन माजल उसका पीछा करता रहता है, उसे अपना निर्णय बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जैसे ही युवा स्वामी जाने वाला था, गुदाबी उसके पैरों पर गिर पड़ता है, क्योंकि रक्षक प्रमुख का पद उसका था। सवाई उसे अपना निजी अंगरक्षक नियुक्त करता है और उसकी तनख्वाह दोगुनी कर देता है। माजल स्वामी के उसके प्रति इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से क्रोधित हो जाता है। वो देखता है कि सवाई ने एक अर्धमानव लड़की को अपने साथ लिया और निष्कर्ष निकालता है कि वह इन प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखता है। वो कसम खाता है कि वो जल्द ही शहर के प्रमुख का पद वापस हासिल कर लेगा। सवाई अपने कक्ष में प्रवेश करता है और बचाई गई लड़की को बिस्तर पर लिटाता है। जब वो जागती है तो वो आश्चर्य से इधर उधर देखती है। स्वामी उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी लड़की पहले से ही डरी हुई है। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा है और वो बिस्तर के चादर पर गंदगी करने के लिए माफी मांगती है। अचानक छोटी लड़की घुटनों के बल गिर पड़ती है। उससे उसे मारने की भीख मांगती है। युवक उसे बताता है कि जब उसे पीटा जा रहा था तब वो बेहोश हो गई थी और उसने उसे उन गुंडों से बचाया था। लोरी नाम की लड़की उसकी कहानी में एक छोटा सुधार करती है। उनकी बातचीत को युवा लड़की के पेट की जोरदार गुर्राहट बाधित करती है और वो स्वीकार करती है कि वो वास्तव में भूखी है। थोड़ी देर बाद लोरी खुशी खुशी तरह तरह के व्यंजनों का आनंद ले रही होती है। गेम सिस्टम सूचित करता है कि स्वामी का व्यवहार खलनायकी नहीं है और इसके लिए उसे सजा मिल सकती है, लेकिन सवाई जवाब देता है कि लोरी उसकी योजना का हिस्सा है। वो सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और सवाई करता है कि वो जो चाहे कर सकता है, बशर्ते वो बहाने ढूंढ सके। नए कार्य आते हैं, जिनमें स्वामी को 10 खिलाड़ियों को परेशान करना है, नायक को अपमानित करना है और लोरी से मालिश करवानी है। सवाई को इस तरह के कार्यों से वास्तव में चिढ़ होती है।
लोरी स्वामी की चीख पुकार से डर जाती है और सोचती है कि वो उसके व्यवहार से नाखुश है। अपने उद्धारक की ओर दयनीय ढंग से देखते हुए वो उसे मांस का एक टुकड़ा पेश करती है। सवाई थकान से अपना माथा मलता है और लड़की से कहता है कि वो उसे उसके नाम और उपाधि से पुकारे, न कि मालिक। अचानक उसे एक चालाक विचार आता है जिसमें लोरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वो सुझाव देता है कि वो उसकी निजी दासी बन जाए। बदले में वो उसे आश्रय और नियमित भोजन प्रदान करेगा। इस बीच काउंटी में कहीं अर्धमानव दास महिलाओं का उत्पीड़न जारी है। दास व्यापारियों ने एल्फ लड़कियों के एक समूह को एक बाड़े में इकट्ठा किया है और उन्हें कोड़े मार रहे हैं। रक्षक मांग करता है कि वे जल्दी करें क्योंकि दासों को नए शहर प्रमुख के पास पहुंचाना है। थकी हुई लड़कियों को तेज करने के लिए वो कोड़े से एक और प्रहार करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी किसी का हाथ दास व्यापारी को रोक देता है। ये खिलाड़ियों का एक समूह निकलता है जो दासों की तत्काल रिहाई की मांग करता है। वो आदमी जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, भले ही वो चाहे, लेकिन ये एक गेम है और यहां नियम अलग है। इसलिए एक व्यक्ति दास व्यापारी को सारी एल्फ लड़कियों को खरीदने के लिए सिक्कों की एक थैली फेंकता है। भले ही व्यापारी को पैसा लेने की इच्छा हो, वो फिर भी लड़कियों को सौंप नहीं सकता। आखिरकार इन दासों को सवाई के मेयर के पास पहुंचाना है। इनकार का सामना करने पर नायक कार्रवाई करने का फैसला करते हैं, जिससे व्यापारी घबरा जाता है, चीखता है और मदद के लिए पुकारता है। सहायता आश्चर्यजनक रूप से जल्दी पहुंचती है। पूर्व मेयर माजल स्वयं व्यापारी की रक्षा के लिए कदम बढ़ाता है, हमलावरों को सजा देने के लिए तैयार। नायकों का हौसला तुरंत टूट जाता है क्योंकि ये बॉस उच्च स्तर का है और वे उसे हरा नहीं सकते। ठीक उसी समय हाउल प्रकट होता है, एक जादू डालता है जो उसके दोस्त की रक्षा और ताकत को बढ़ाता है। अब उनके पास माजिल को हराने का मौका है और वे जीतने के लिए उत्साहित है। माजिल को कई जादुई हमलों से गंभीर क्षति पहुंचती है। नायक ऊपर उड़ता है ताकि अपने दुश्मन को एक विनाशकारी अंतिम प्रहार दे सके। बस एक पल और बॉस की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। लड़ाई के बाद सभी लोग खुशी से नायक का आभार व्यक्त करते हैं कि उसने माजिल को हराने में उनकी मदद की, जो किसी कारण से रक्षक निकला। हाउल सुझाव देता है कि बॉस को हराने के पुरस्कार को बांट लिया जाए और सभी को याद दिलाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। कुछ समय बाद खिलाड़ियों का समूह निवास के द्वार पर पहुंचता है। सवाई इन अप्रत्याशित मेहमानों से मिलने के लिए बाहर आता है। वो घोषणा करता है कि वो चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा और इन हमलावरों को अपनी भूमि लूटते हुए नहीं देखेगा। खिलाड़ी पात्र का अवलोकन करते हैं और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वहां लॉर्ड सवाई खड़ा है, जो यहां होना ही नहीं चाहिए। उन्हें यह भी पता चलता है कि उसका स्तर 44 है, जो उनके अपने स्तर से कहीं अधिक है। इस बॉस को हराने के लिए मिलने वाले पुरस्कारों की कल्पना करते हुए खिलाड़ी उत्साह के साथ हाउल की ओर देखते हैं। एक निराश भरी सांस के साथ नायक संघर्ष में शामिल होने और दूसरी दुनिया से आए अपने साथियों की मदद करने का फैसला करता है। लॉर्ड सवाई का व्यवहार दर्शाता है कि वो इस व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार है। हाउल अपना परिचय देता है और वादा करता है कि स्वामी निश्चित रूप से उसका नाम हमेशा याद रखेगा। वो पहले से ही दुश्मन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच सवाई उसका अवलोकन करता है और पता चलता है कि वो केवल स्तर 11 पर है। हालांकि सिस्टम प्रतिबंध के कारण वो उससे खुलकर लड़ नहीं सकता। सवाई कहता है कि वो उन्हें उनकी अज्ञानता की कीमत चुकाएगा और अपने शक्तिशाली हमलों में से एक को सक्रिय करता है। रहस्यमयी सुनहरा शेर अपने बाएं पंजे से विद्रोहियों के समूह पर प्रहार करता है। हाउल को लगता है कि उसका ढाल इस भयंकर हमले के सामने टिक नहीं पाएगा। युवक स्वामी पर दासों और गैरमानवों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है और उसे उखाड़ फेंकने की कसम खाता है। सवाई दावा करता है कि उसने कभी भी अपने आनंद के लिए किसी को गुलाम नहीं बनाया। हाउल अपनी जादुई ऊर्जा को एकत्र कर रहा है और हमला करने की तैयारी कर रहा है। सवाई को खतरा महसूस होता है क्योंकि नायक का स्तर अप्रत्याशित रूप से 4 गुना बढ़ गया है। शक्ति बढ़ाने के बाद हाउल हमला करता है, यह विश्वास करते हुए कि वो अब निश्चित रूप से जीत सकता है। स्वामी पहले प्रहार को रोकने में कामयाब होता है, हालांकि वो अपना संतुलन खो देता है। पहले हमले के बाद क्रूर प्रहारों की एक श्रृंखला आती है जिन्हें सवाई चकमा देने की कोशिश करता है। सिस्टम स्वामी को हाउल, जो भाग्य का पुत्र है, पर हमला करने से रोकता है, जिससे वो इस लड़ाई में सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सके। काफी दूरी तक पीछे धकेल दिए जाने के बाद सवाई जमीन पर उतरता है। उसकी तलवार जमीन में गड़ी हुई है। वो अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रहा है, उसकी अपार शक्ति से चकित। हाउल के पीछे इकट्ठे हुए खिलाड़ी उत्साहित हैं क्योंकि वे लड़ाई देख रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि उनका दोस्त प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। वे अपने उद्धारक के लिए खुशी से उत्साह बढ़ाते हैं। सवाई सोचता है कि अगर उन्हें पता होता कि ये सब वास्तव में असली दुनिया है तो वे इतने खुश नहीं होते। हाउल एक उग्र हमले में आगे बढ़ता है जिसका लक्ष्य प्रतिद्वंदी को खत्म करना है।
लेकिन अचानक स्वामी क्लेमेंट की मदद के लिए पुकारता है। बूढ़ा योद्धा युद्ध के मैदान पर एक झटके में प्रकट होता है और तुरंत हाउल के प्रहार को रोक देता है। हाउल समझ नहीं पाता कि यह बूढ़ा व्यक्ति कौन है या कहां से आया, क्योंकि ये एक निष्पक्ष लड़ाई होनी चाहिए थी। खिलाड़ी इस पात्र का अवलोकन करते हैं और पता चलता है कि वो स्तर 49 पर है, जो स्वामी और हाउल दोनों से अधिक है। खिलाड़ियों का समूह अब अपने नायक की जीत को लेकर इतना निश्चित नहीं है, क्योंकि उसे 2 उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ रहा है। हाउल बताता है कि नौकरों के पीछे छिपना नाइट के सम्मान के कोड से परे है। सवाई जवाब देता है कि वो मुख्य रूप से एक स्वामी और अर्ल है, और उसके बाद ही एक नाइट, और स्वामी अपनी लड़ाइयां स्वयं नहीं लड़ते। अपने मालिक से आदेश प्राप्त करने पर क्लेमेंट उग्रता के साथ हमले में उतरता है। हाउल बमुश्किल बूढ़े बटलर के अनेक प्रहारों को रोक पाता है। एक आश्चर्यजनक मुक्का हाउल की सांसें छीन लेता है। हाउल काफी दूरी तक उड़ता हुआ गिरता है और पूरी तरह थक जाता है। अब और हमले का सामना नहीं कर पाता। सवाई युवक को जमीन पर दबा देता है, अपने पैर को उसकी छाती पर दबाकर, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। और यद्यपि नायक मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार है, स्वामी उसकी हत्या करने की योजना नहीं बना रहा है। सवाई झूलता है और युवक के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार करता है। खिलाड़ियों का समूह स्तब्ध होकर देखता है, क्योंकि उनके सम्मानित नायक को कई थप्पड़ों से अपमानित किया जाता है। अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए स्वामी मुस्कुराता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने पर गर्व महसूस करता है। सवाई घोषणा करता है कि वो आज अच्छे मूड में है, इसलिए वो इस व्यक्ति को जीवित रहने देगा। लेकिन हाउल उसके शब्दों का जवाब भी नहीं दे पाता। इसके बाद युवा स्वामी और उसका वफादार बटलर हाल के युद्ध क्षेत्र से शांति से चले जाते हैं। खिलाड़ी उन्हें जाते हुए देखते हैं। जो कुछ हुआ उस बारे में मिलीजुली भावनाएं महसूस करते हैं, क्योंकि उनका नायक उतना शक्तिशाली नहीं निकला। कुछ समय बाद युवा स्वामी अपने रथ में वापस उड़ रहा है। लोरी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी हवाई यात्रा नहीं की थी और न ही कभी शहर छोड़ा था। सवाई लड़की का जवाब नहीं देता, लेकिन चुपचाप उसका दुख साझा करता है। वो छोटी लड़की को थपथपाने का फैसला करता है, उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। वो लोरी को बताता है कि जब तक वो उसके साथ है, उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सवाई इस बात से चकित है कि लड़की का फर कितना नरम है। अंततः क्लेमेंट घोषणा करता है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। लोरी आश्चर्य से शानदार निवास को देखती है, ये सोचते हुए कि ये माजिल के छोटे घर से 100 गुना बेहतर है। स्वामी लड़की को बताता है कि अगले कुछ दिनों में मुख्य दासी क्रिस उसे सब कुछ सिखाएगी। उसी क्षण दासी प्रकट होती है और मालिक को गले से लगा लेती है। उसे अपनी छाती से लगाकर क्रिस कहती है कि उसे अपने मालिक की बहुत याद आई और वो बहुत बड़ा हो गया है। सवाई लोरी को महिला से मिलवाता है और कहता है कि अब से वो उसकी निजी दासी होगी, इसलिए उसे प्रशिक्षित करने की जरूरत है। क्रिस रुचि के साथ लोरी का निरीक्षण करती है, किशोरों से उसके चमत्कारी बचाव की कहानी सुनती है। लड़की के सामने घुटनों के बल बैठकर मुख्य दासी उसे सहलाती है और उसे सब कुछ सिखाने का वादा करती है। इस बीच चेंगुआन के सीमावर्ती शहर में अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं। हाउल मेज पर जोरदार प्रहार करके अपनी क्रोध और निराशा को निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसकी दूरदर्शिता की क्षमता ने पहले कभी उसे निराश नहीं किया था। लेकिन सवाई ने घटनाओं के स्वाभाविक प्रवाह में हस्तक्षेप करके कथानक को बिगाड़ दिया, जिससे हाउल दूसरों की नजरों में मूर्ख दिखाई दिया। आहत और क्रोध के आंसू नायक की आंखों से बहते हैं, क्योंकि वो स्वामी से निपटने की कसम खाता है। उसके शब्द बिना रूप के युवा स्वामी के मनोर तक पहुंचते हैं। सवाई भोजन कर रहा होता है जब अचानक उसके शरीर में एक तेज कंपकंपी दौड़ती है। युवक को अचानक कहीं से आने वाली ठंडी सहरन महसूस होती है। एक रक्षक अपने मालिक के भोजन में बाधा डालता है, ये सूचना देने के लिए कि कोई भी पुजारी अर्धमानव के इलाज के लिए सहमत नहीं हुआ। स्वामी क्रोध में अपनी कटलरी को कसकर पकड़ लेता है। मालिक अपने अधीनस्थों की अवज्ञा और पापल कोड की ढीठता से क्रुद्ध हो जाता है। वो तुरंत क्लेमेंट को घुड़सवार सेना इकट्ठा करने और चर्च को घेरने का आदेश देता है। छोटी लोरी, जो दासी की वर्दी में सजी है, भोजन कक्ष में प्रवेश करती है। ये पोशाक स्क्विरल को वास्तव में बहुत जंचती है और वो सवाई को बहुत प्यारी लगती है। सवाई क्रिस से कहता है कि वो उसकी अनुपस्थिति में लोरी की देखभाल करे, और वो वादा करती है कि शाम तक उसे एक मेहनती दासी मिलेगी। स्वामी छोटी लड़की को लाल तरल से भरी एक शीशी देता है। वो इसे लोरी की ओर उछालता है और उसे बाद में पीने का निर्देश देता है। लड़की आश्चर्य से अपनी हथेली में शीशी को देखती है। उसके पास झुककर क्रिस फुसफुसाती है कि ऐसा लगता है कि मालिक को वो पसंद आ गई है। वो समझाती है कि शीशी में एल्फ महल में बना जीवन जल है, जो बहुत मूल्यवान है। इस तरल में उपचार गुण है, ये जीवन को लंबा करता है और घावों को ठीक करता है। युवा स्वामी अपने बटलर के साथ चर्च चौराहे पर पहुंचता है। वो तुरंत बिशप मोल्टन के बारे में सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है। अचानक कोई छाया की तरह तेजी से गुजरता है। इस वजह से युवा स्वामी के कोट की सजावट उड़ जाती है। ये कोबलस्टोन पर एक विशिष्ट खनक के साथ उछलती है
और जमीन पर गिरती है। सवाई ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ और भीड़ का अवलोकन करता है। अचानक वो बिशप के पीछे छिपी एक हुड वाली आकृति को नोटिस करता है। सवाई अपनी क्षमता का फिर से उपयोग करता है, एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद करते हुए, क्योंकि टेम्पलर नाइट्स वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। स्वामी बिशप पर उसके आदेशों की अवज्ञा करने का आरोप लगाता है और कोलोन साम्राज्य के कानूनों के अनुसार उसे फांसी का सामना करना पड़ेगा। पादरी के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं है, इसके बजाय वो इसका आनंद लेता प्रतीत होता है। सवाई गुस्से में है और घोषणा करता है कि चर्च अब आवश्यक नहीं है। वो आगे बढ़ता है और काले लबादे वाले व्यक्ति को बटलर के रूप में छोड़कर बिना किसी अपवाद के सभी को मारने का आदेश देता है। एक जादुई अवरोध का उपयोग करके बिशप मुख्य नायक के अग्निमय हमले से खुद को बचाने की कोशिश करता है। पहले बिशप के पीछे छिपा हुआ एक अजनबी छायाओं से बाहर कूदता है, हमला करने के लिए तैयार। काला लबादा बूढ़े क्लेमेंट की ताकत और गति से प्रभावित होता है। अपनी सामान्य विनम्र शैली में बटलर नकाबपोश हत्यारे को अपना प्रतिद्वंद्वी बनने की पेशकश करता है। बिशप का जादुई अवरोध मुख्य नायक के प्रहार को सहन नहीं कर पाता और टुकड़ों में बिखर जाता है। मोल्टन पीछे की ओर उछलता है और पूरी ताकत के साथ मंदिर की दीवार से टकराता है। वो घोषणा करता है कि वो स्वामी को एक पादरी का अपमान करने की हिम्मत करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। सवाई पूछता है कि जिस ईश्वर में बिशप इतनी श्रद्धा से विश्वास करता है, उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। मोल्टन जवाब देता है कि ईश्वर निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सजा देगा जिसने उस पर तलवार तानी। पादरी प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन स्वामी की तेज धार वाली तलवार उसके शरीर को भेद देती है। मोल्टन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। हवा में लाल ऊर्जा की धाराएं घूमती रह जाती है। युवा स्वामी एक दमनकारी भावना से अभिभूत हो जाता है, जिसे वो हटा पाने में संघर्ष करता है। हवा में ऊर्जा की धाराएं एक हो जाती है, एक लाल ड्रैगन का रूप लेती है। दरअसल अपनी मृत्यु के क्षण में मोल्टन एक समन जादू तैयार कर रहा था। जादू सवाई पर प्रहार करता है, जिससे वो खून खांसने लगता है और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है। वो अपना ध्यान क्लेमेंट की ओर मोड़ता है, जो युद्ध के बीच में है, और मदद मांगता है। बटलर युवा स्वामी की ओर ध्यान भटकने के कारण एक प्रहार चूक जाता है, जो उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए फायदेमंद साबित होता है। इस बीच मुख्य पात्र दांत पीसते हुए अपने चारों ओर लिपटे जादू के खिलाफ लड़ना जारी रखता है। काले लबादे वाला व्यक्ति लगातार प्रहार करता रहता है और बटलर रक्षात्मक स्थिति में मजबूर हो जाता है। ये समझ नहीं पाता कि हत्यारा इतना शक्तिशाली क्यों है। जादू युवा मालिक के शरीर के हर हिस्से में रिश्ता है, उसे विषाक्त करता है। वो निराशावादी ढंग से सोचने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या वह यही मर जाएगा। अचानक उसे एक नीली चमक घेर लेती है और अभिशाप इस तरह नष्ट हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। प्रकाश के साथ उसे एक गर्माहट महसूस होती है, जो उसके शरीर के सभी घावों को ठीक कर देती है। मुख्य पात्र सोचता है कि यह किसी प्रकार का दैवीय हस्तक्षेप है और मुस्कुरा देता है। क्लेमेंट हत्यारे के कमजोर बिंदुओं को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन यह बेकार है। इस बीच काले लबादे वाला व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी की हर चाल का अनुमान लगाता प्रतीत होता है। एक भी प्रहार का मौका नहीं चूकता। मुस्कुराते हुए हत्यारा बटलर को अपनी मृत्यु स्वीकार करने का सुझाव देता है। एक और प्रहार क्लेमेंट की रक्षा को भेद देता है, उसके जीवन को खतरे में डालता है। प्रहार लगभग अपने लक्ष्य को छू लेता है, जिससे अंधेरे जादूगर को एक ओर हटना पड़ता है। दुश्मन स्वामी की तलवार को रोकता है, उसका हथियार एक तरफ उछाल देता है। अंधेरा हत्यारा जमीन पर उतरता है, एक चमकती हुई रोशनी से प्रभावित। सवाई अपने वफादार बटलर के पास पहुंचता है ताकि इस कठिन लड़ाई में उसका साथ दे। युवक के अनुसार इस व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण नहीं है। अंधेरी ऊर्जा उनके दुश्मन के शरीर को भेदती है, जिससे उसकी आंखें तेजी से बदलती हैं और उसका शरीर घने फर से ढक जाता है। सवाई और क्लेमेंट आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि जादू हत्यारे के शरीर से अंधेरी धाराओं में बहता है। अब पूरी तरह से भेड़िए में बदल चुका युवक अपने प्रतिद्वंद्वियों पर हमला करने की तैयारी करता है। क्लेमेंट अपने मालिक को समझाता है कि उनका दुश्मन एक वेयरवुल्फ निकला, जिसका मतलब है कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। सवाई जल्दी से वेयरवुल्फ के शरीर का अवलोकन करता है ताकि उसकी विशेषताओं और कमजोरियों की पहचान कर सके। पता चलता है कि इस उन्माद की समय सीमा है, इसलिए अगर उसे रोका जा सके तो उसे हराया जा सकता है। स्वामी अपने वफादार नौकर को यह समझाता है, क्योंकि वे इस जानवर के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। पहला प्रहार वेयरवुल्फ का होता है, लेकिन वो चूक जाता है क्योंकि सवाई समय पर प्रतिक्रिया देता है। हवा में सही ढंग से उछलकर सवाई निर्णायक रूप से प्रतिद्वंद्वी पर हमला करता है, अपने शरीर को जादुई ऊर्जा से ढकते हुए। युवक जानवर पर प्रहार करता है, लेकिन वह उसे रोक देता है। वेयरवुल्फ के हाथ आसानी से स्वामी के हमले को रोक लेते हैं। पता चलता है कि सवाई का हमला सिर्फ एक विचलन था,
जिसने क्लेमेंट को पीछे से प्रहार करने का मौका दिया। वेयरवुल्फ अपनी पशु क्रोध को बुलाता है, सच्चे युद्ध उन्माद में डूब जाता है। वेयरवुल्फ हवा में मुड़ता है और इतना शक्तिशाली प्रहार करता है कि युवा स्वामी उड़ जाता है। उसी समय जानवर बटलर के हमले को भी रोक देता है। दीवार के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार के बाद पत्थरों का एक पूरा पहाड़ क्लेमेंट पर ढह जाता है। जानवर अपने शिकार के शरीर के ऊपर खड़ा होता है। अगले हमले से ठीक पहले वेयरवुल्फ सवाई को जमीन से उठाता है, उसे एक भयानक नजर देता है और कहता है कि उसने उसे अपने महामहिम स्वामी को सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और इतने दुर्जन प्रतिद्वंदी को खाने का फैसला किया। जानवर की चाल का अनुमान लगाते हुए, ताकि उसके जबड़ों में न फंस जाए, स्वामी जल्दी से अपनी मुट्ठी बांधता है और दुश्मन की ओर प्रहार करता है। मुक्का अपने लक्ष्य पर लगता है, जिससे वेयरवुल्फ अपना ध्यान और स्थिति पर नियंत्रण खो देता है। हत्यारा समझ नहीं पाता कि यह कैसे संभव है, क्योंकि वो पशु क्रोध से प्रेरित है और उसे कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। जवाब में सवाई एक और प्रहार करता है, जिससे वेयरवुल्फ जमीन पर गिर जाता है और उसके नीचे का डामर टूट जाता है। युवक अपने प्रतिद्वंद्वी को समझाता है कि उसका जादू उसे समय के प्रवाह में हस्तक्षेप करने में मदद करता है। यही कारण है कि वो उसे हरा सका। जानवर उछलता है और स्वामी को खत्म करने के लिए उग्र रूप से झपट्टा मारता है, लेकिन अपनी तेज तलवार के एक तेज प्रहार से सवाई वेयरवुल्फ का सिर काट देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है, हालांकि उतनी जल्दी नहीं जितनी स्वामी ने शुरू में योजना बनाई थी। सांस छोड़ते हुए और अपनी तलवार के मूठ पर टिकते हुए सवाई सारी थकान महसूस करता है जो इकट्ठी हो गई है। अचानक उसे घायल क्लेमेंट की याद आती है, जो अभी भी मलबे के नीचे फंसा है। स्वामी अपने बटलर को मलबे से निकालने का आदेश देता है और पुजारियों में से किसी एक से उसे ठीक करने की मांग करता है। गुदाबी भ्रमित होकर कहता है कि युवा मालिक के आदेश से सभी पुजारी पहले ही मार दिए गए हैं। सवाई आदेश देता है कि क्लेमेंट को महल में ले जाया जाए और उसके कार्यालय से जीवनदायी जल दिया जाए। वो दूसरों को निर्देश देता है कि तुरंत मंदिर के सभी कीमती सामान इकट्ठा करें और उन्हें उसके पास लाएं। युवा स्वामी ध्यान से देखता है, क्योंकि उसके सैनिक आज्ञाकारी ढंग से उसके आदेशों का पालन करते हैं। अचानक एक नाइट मालिक के पास दौड़ता हुआ आता है और रिपोर्ट करता है कि चर्च में तलाशी के दौरान एक तहखाना मिला है। सवाई अपने प्रजाजन के आश्चर्य को साझा नहीं करता, क्योंकि तहखाने तो लगभग हर इमारत में होते हैं। नाइट सुझाव देता है कि स्वामी उसके साथ आए और सब कुछ खुद देखे, क्योंकि स्थिति निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। अपने मालिक के लिए रास्ता रोशन करते हुए वो उसे तहखाने के प्रवेश द्वार तक ले जाता है। सवाई उत्सुकता से भारी तहखाने का दरवाजा खोलता है और अंदर झांकता है। एक भयानक गंध उसके चेहरे पर लगती है, जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। तहखाने का पूरा फर्श एल्फ लड़कियों के शवों से ढका हुआ है, जिनके शरीर पर हिंसा के निशान दिखाई दे रहे हैं। सैनिक के हाथों से लालटेन तहखाने के पत्थर के फर्श पर गिर जाती है। रक्षक को मतली महसूस होती है। वो इस चौंकाने वाले दृश्य को सहन नहीं कर पाता। स्वामी तहखाने का निरीक्षण करता है और यहां किए गए भयानक अत्याचारों के सबूत पाता है। युवक को एक वेदी मिलती है, जो पूरी तरह से एल्फ लड़कियों के खून से सनी हुई है। सवाई के बगल में मेज पर मॉल्टन का पोप को लिखा एक पत्र है, जिसमें किसी अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, जिसके लिए अर्धमानवों के खून की जरूरत है। पत्र पढ़ने के बाद सवाई गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है। उसे ये एहसास नहीं छोड़ता कि ये सब एक जोड़ी काले हाथों द्वारा हेरफेर किया जा रहा है। हालांकि वो समझ नहीं पाता कि अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से अर्धमानवों के खून की ही जरूरत क्यों है। वो इन विचारों को झटकने की कोशिश करता है और खुद को याद दिलाता है कि वह सुरक्षित है। उसी रात लॉर्ड सवाई चर्च से जब्त किए गए पुरस्कारों को गिनने के लिए बैठता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि बिशप के पास केवल कुछ सोने के सिक्के थे। लंबे दिन के बाद भयानक थकान महसूस करते हुए युवक अपने कक्ष की ओर बढ़ता है। अचानक उसे पता चलता है कि बिस्तर पर चादर के नीचे कोई है। सवाई जल्दी से अप्रत्याशित मेहमान से चादर हटाता है और आश्चर्य से देखता है कि लोरी सो रही है। लड़की अपनी नींद भरी आंखें मलती है। ये समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है और उसे क्यों जगाया गया। सवाई कहता है कि वो आज बहुत थक गया है, इसलिए वो लोरी से अपने कंधों की मालिश करने के लिए कहता है। अचानक वो नोटिस करता है कि लड़की की चोटी में कुछ वस्तुएं छिपी हुई है और वो उन्हें झटकने लगता है। सवाई समझाता है कि अब उसे गिलहरी की तरह चीजें छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इसके लिए दासी की चौड़ी रिबन का उपयोग कर सकती है। लोरी अपने मालिक का तहेदिल से शुक्रिया अदा करती है और उसकी बाहों में झपट पड़ती है। लड़की को याद आता है कि मिस क्रिस ने उसे क्या सिखाया था और वो सवाई को आराम देने और उसकी देखभाल करने की पेशकश करती है। सवाई को पता चलता है कि लोरी वयस्क हो चुकी है, क्योंकि वो अब मानव वर्षों में 18 साल की है। हालांकि सिस्टम सवाई को चेतावनी देता है कि उसे लड़की को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी बहुत कमजोर है। वो अपनी आवेग पर शर्मिंदगी महसूस करता है और लोरी को पछतावा होता है कि उसने क्रिस की सलाह मानी,
जिसने उसे मालिक को गले लगाने के लिए कहा था। स्वामी के लिए रात नींद के बिना बीती और सुबह वह अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए सिस्टम से संपर्क करता है। इंटरफेस बताता है कि मुख्य पात्र ने अपने सभी दैनिक कार्य पूरे कर लिए हैं और उसे 10 टॉरिन योद्धाओं के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। युवा मालिक इस बात से रोमांचित है कि अब वो ऑर्क साम्राज्य के कुलीन सैनिकों का नेतृत्व करेगा, लेकिन उसके आनंदमय विचार एक नीली पंचकोण के प्रकट होने से बाधित हो जाते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करते हुए सवाई के कमरे में अज्ञात आकृतियां मूर्त रूप लेती हैं। पता चलता है कि ये रेड हूफ कबीले के योद्धा है। सवाई के साथ नजरें मिलाने के बाद वे अपने नए मालिक का अभिवादन करते हैं। सवाई उनका अवलोकन करता है और पता चलता है कि उनके नेता का नाम बैन है। उसे यह भी पता चलता है कि वे कोलोन साम्राज्य से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। उसी क्षण लोरी मालिक के लिए नाश्ता लेकर कमरे में प्रवेश करती है। वो एक विशाल मिनोटॉर को अपने ऊपर झुके हुए देखकर स्तब्ध रह जाती है। जब बैन युवा मालिक से माफी मांग रहा होता है, कार्ल द मिनोटॉर को उसके साथी कबीले वालों से डांट पड़ रही होती है। सवाई कहता है कि सब ठीक है, क्योंकि महल में कोई उनके बारे में नहीं जानता, इसलिए लोग तब तक डरते रहेंगे जब तक वे अभ्यस्त नहीं हो जाते। वो लोरी को बिस्तर पर लिटाता है और योद्धाओं को निर्देश देता है कि वे महल के मैदान और वहां के लोगों से परिचित हो जाएं। स्वामी मिनोटॉरों को उनकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए उदार पुरस्कार देने का वादा करता है और वे खुशी से जोर जोर से गुर्राने लगते हैं। शोर से लोरी जाग जाती है, जो डरकर मालिक से भीख मांगती है कि वो उसे राक्षसों के खाने के लिए छोड़ दे और खुद भाग जाए। सवाई लड़की को गले लगाता है और हंसते हुए कहता है कि यहां एकमात्र राक्षस वो खुद है और वो उसे खाना चाहेगा। लोरी अपने मालिक के करीब सटती है और शर्मिंदगी से लाल हो जाती है। उसी क्षण कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और लड़की मालिक को अलविदा कहती है, क्योंकि वो मिस क्रिस के साथ पाठ के लिए जल्दी में है। रक्षक कसम खाता है कि उसने कुछ नहीं देखा और रिपोर्ट करता है कि उसने स्वामी के लिए एक जरूरी पत्र फर्श पर छोड़ा है। सवाई योद्धा को महल में एक महीने की रात्रि सेवा से जमा हुए सभी मोजों को धोने के लिए भेजता है। इसके बाद वो फर्श पर गिरा हुआ पत्र उठाता है। लिफाफा खोलकर सवाई को टाइलन बी से एक चर्म पत्र मिलता है, जिसमें मदद की गुहार है। वो यही शहर का प्रमुख है, जो ऑक्स के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। स्थिति से मिलने वाले लाभों के बारे में सोचते हुए विचलित सवाई को दैनिक खोजों के अपडेट से बाधा पड़ती है। सबसे पहले उसे महल में किसी दासी से कुछ स्टॉकिंग्स चुराने की जरूरत है। वो लोरी को चुनता है, लेकिन लड़की उसे इस कृत्य में पकड़ लेती है। शर्मिंदगी और डर के मारे वो रक्षकों को बुलाने लगती है। भागने की कोशिश में नायक लोरी के चेहरे पर एक तौलिया फेंक देता है। उसी क्षण रक्षक बाथरूम में घुस आते हैं। दरवाजा खोलते हुए गुदाबी पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन आश्चर्य से रुक जाता है। सवाई लोरी को गले लगाता है और घोषणा करता है कि उसने अपराधी को पहले ही भगा दिया है। योद्धा पूरी तरह से भूल चुका है कि हाल में महल में क्या हो रहा है। स्थिति पर तुरंत नियंत्रण लेते हुए युवा मालिक 3 महीने तक कपड़े धोने की सजा को बढ़ाने की बात करता है। रक्षक उतनी ही तेजी से चला जाता है जितनी तेजी से आया था। मालिक को और अधिक नाराज नहीं करना चाहता। अचानक लोरी सवाई के हाथों में अपनी स्टॉकिंग्स देखती है। वो सवाई से फुसफुसाकर कहती है कि चालबाजी की कोई जरूरत नहीं है और अगर उसे उससे कुछ चाहिए तो बस पूछना होगा। सवाई उम्मीद करता है कि लोरी को यह पता नहीं चला कि वही चोर था और वो लोरी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। दृश्य युवा स्वामी के महल से टाइलन बो की संपत्ति पर स्थानांतरित हो जाता है, जो सवाई के जवाबी पत्र से क्रोधित है। स्वामी ने मदद के लिए बहुत अधिक भुगतान की मांग की थी और अब उसका सहायक स्थिति से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। स्वामी का गुस्सा रुचि में बदल जाता है जब उसका अधीनस्थ एक तरीका सुझाता है जिससे स्वामी को सैनिक भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हम अपने मुख्य नायक के पास वापस आते हैं, जो अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार है। अपने घोड़े पर बैठकर वो अपने योद्धाओं को आगे बढ़ने का आदेश देता है। लोरी एक विशाल घंटी के नीचे बैठकर प्रार्थना करती है कि उसका स्वामी सुरक्षित और स्वस्थ लौटे। बटलर सोचता है कि वे ही की मदद करने के बजाय चेंगुआन की ओर क्यों जा रहे हैं। स्वामी समझाता है कि ऑक्स बहादुर और मजबूत दुश्मन है, इसलिए उन्हें अपनी सेना को मजबूत करना होगा। शहर की दीवार पर खिलाड़ी लापरवाही से ताश खेलकर समय बिता रहे हैं। वे अपने खेल में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें युवा स्वामी का उनके करीब आना नजर नहीं आता। जमीन पर तेज प्रहार के साथ सवाई अपनी तलवार की धार को ठोस पत्थर में गाड़ देता है। फिर वो एक व्यक्ति के बगल में बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। इस बीच स्वामी के सैनिक पहले से ही महल की दीवारों के करीब पहुंच रहे हैं। संत अपने हाथों को प्रार्थना में जोड़ती है, अपने अनुयायियों के जीवन के लिए डरते हुए। हाउल को भी दुश्मन के आगे बढ़ने की खबर मिलती है। लड़की अनिश्चितता के साथ अपने ईश्वर को पुकारती है, उम्मीद करती है कि उसकी प्रार्थनाएं सभी को बचा लेंगी। वो समझ नहीं पाती कि उसके लोगों को फिर से युद्ध में क्यों जाना पड़ रहा है।
नायक स्वामी से मिलने के लिए दौड़ता है, जो एक बार फिर लौट आया है। सवाई अपने वफादार सींग वाले टॉरेंट सैनिकों से घिरा खड़ा है, जो किसी भी क्षण उसकी रक्षा के लिए तैयार है। राक्षसी साथियों के अलावा धातु के कवच में सैनिकों के दस्ते भी शहर में पहुंच चुके हैं। सवाई आगे बढ़ता है और अपनी यात्रा का कारण घोषित करता है। वो अपनी तलवार एक खिलाड़ी की ओर इशारा करता है और संत के साथ मुलाकात की व्यवस्था करने की मांग करता है। सड़क पर भीड़ जमा हो गई है, जो बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही है। हर कोई खिड़की से झांककर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अंदर क्या कहा जा रहा है। संत सवाई के सामने मेज के पार बैठी है और उनके बगल में खिलाड़ी खड़े हैं। स्वामी आराम से अपने पैरों को क्रॉस करता है और आत्मविश्वास के साथ कुछ कहता है जो बाहर वाले नहीं सुन पाते। संत अचानक उछल पड़ती है, कुछ चिल्लाती है और गुस्से में अपने हाथों को मेज पर पटक देती है। स्वामी उसकी उग्र प्रतिक्रिया पर केवल दुष्टतापूर्वक मुस्कुराता है। युवक उसके करीब कदम बढ़ाता है और सुझाव देता है कि वो उसके आदेश को ध्यान से सुने। स्वामी दावा करता है कि वे निश्चित रूप से शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि अगर वो इनकार करती है तो ये शहर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा और अर्धमानवों को निष्कासित कर दिया जाएगा। सवाई संत को याद दिलाता है कि ये सभी क्षेत्र उसके हैं, लेकिन लड़की अपने रुख पर अड़ी रहती है। ये जोर देकर कहती है कि ये स्थान कभी अर्धमानवों का एक राज्य था। स्वामी संत को अपने सामने समर्पण करने की पेशकश करता है और बदले में वो न केवल स्थानीय लोगों की रक्षा करेगा, बल्कि उसे इस शहर का प्रभारी भी बनाएगा। हाउल क्रोधित होकर स्वामी पर झपट्टा मारता है, इस तरह के ढीठ शब्दों के लिए उसे सजा देने के लिए। लेकिन सवाई उसके हमले पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। बिना एक इंच हिले वो हाउल को जोरदार तरीके से धक्का देता है। नायक एक गुदड़ी की गुड़िया की तरह उड़ता है और कमरे के कोने में जा टकराता है। हाउल बेहोश पड़ा रहता है। उसके गाल पर प्रहार से एक उग्र निशान बन जाता है। खिलाड़ी तुरंत अपनी सम्मानित महिला को घेर लेते हैं, उसे दुश्मन से बचाने के लिए। सवाई अपने हाथों को किसी चीज पर पोंछता है और चेतावनी देता है कि उनके पास फैसला करने के लिए केवल 10 मिनट है। वो एक गंदा कपड़ा फर्श पर फेंकता है, घोषणा करता है कि अन्यथा उसकी सेना शहर पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगी, और कमरे से चला जाता है। सभी लोग फर्श पर गिरी वस्तु की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि ये एक घिसापिटा महिला का स्टॉकिंग है। खिलाड़ी उसके ऊपर झुकते हैं, एकमत होकर ये तय करते हैं कि स्वामी एक विकृत व्यक्ति है। सवाई को तब तक इसका एहसास नहीं होता जब तक वो बाहर नहीं निकलता कि उसने गलती से एक स्टॉकिंग फेंक दिया था, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने ये नहीं किया। अचानक एक खिलाड़ी उसका रास्ता रोकता है और उसे रुकने की मांग करता है। वो कहता है कि वे उसकी शर्तों से सहमत है, लेकिन स्वामी को चेंगुआन सौंपना होगा और कसम खानी होगी कि वो इसे कभी जबरदस्ती नहीं लेगा। जब युवक मांगे रखता है, सवाई उसका अवलोकन करता है। खिलाड़ी दावा करता है कि वह और संत एक ही राय साझा करते हैं। स्वामी एक रात्रिकालीन प्रतिज्ञा देता है कि अगर खिलाड़ी युद्ध जीतने के लिए प्रयास करेंगे तो वो वादा पूरा करेगा। हालांकि युवक को याद आता है कि स्वामी ने खुद कहा था कि उसे रात्रिकालीन सम्मान की वास्तव में परवाह नहीं है। सवाई मुस्कुराता है और जवाब देता है कि पिछले बार उसने उसे गलत समझा था। संत घर से बाहर दौड़ती है, इस खतरनाक सौदे को रोकने की कोशिश करती है। वो वीर आत्माओं की अर्धमानवों को बचाने की इच्छा को समझती है, लेकिन मानती है कि उनकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाउल उसके पीछे बाहर आता है और घोषणा करता है कि वो भी इसके सख्त खिलाफ है। वो नायकों को याद दिलाता है कि उसने ही उन्हें यहां बुलाया था और उन्हें स्वामी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इस बीच सवाई लड़की की ओर झुकता है और फुसफुसाता है कि वो यहां बहुत अच्छा काम कर रही है। वो वादा करता है कि जीत के तुरंत बाद वो टीम को वापस लाएगा और उसे उसके बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। उसी क्षण सभी खिलाड़ियों को सिस्टम से एक ही मिशन मिलता है, जो है स्वामी की ऑक्स के खिलाफ लड़ाई में सहायता करना। एकत्रित सैनिक सवाई के नेतृत्व में, जो घोड़े पर सवार है, रवाना हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे अंततः हिहेई के किले के पास पहुंचते हैं। बैरन और उसके करीबी सहयोगी अपने उद्धारकों का हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं। जैसे ही स्वामी अपने घोड़े से उतरता है, वो व्यक्ति उसका पूरी तरह से आभार व्यक्त करता है। बातूनी बैरन को नजरअंदाज करते हुए सवाई उसे लगाम सौंपता है, इन भूमियों के शासक के प्रति अपनी अवमानना दिखाता है। वो व्यक्ति इस रवैये की सराहना नहीं करता और स्वामी के पीछे एक घृणित नजर डालता है। युवा मालिक को आगामी युद्ध के विवरणों पर चर्चा करने के लिए वार्ता कक्ष में ले जाया जाता है। सवाई उन्हें जल्दी करने और सभी आवश्यक जानकारी तुरंत देने का आदेश देता है। बैरन माफी मांगता है और एक दरबारी नाइट को नक्शा लाने के लिए भेजता है। कुछ मिनट बाद स्वामी के सामने एक नक्शा फैलाया जाता है और नाइट उन तटीय क्षेत्रों की ओर इशारा करता है जो ऑक्स द्वारा तबाह किए गए हैं। नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार उनकी सेनाएं माउंट सेरेंटो के तलहटी में देखी गई थी। स्वामी उन गांवों को देखने की मांग करता है जो अभी तक ऑक्स के हमले से बचे हुए हैं। सभी सूचीबद्ध स्थानों में से
सवाई को विशेष रूप से लॉ अयस के गांव में रुचि है। युवक के दिमाग में एक योजना बन रही है जो इस कठिन युद्ध को जीतने में मदद कर सकती है। इस बीच तटीय मैदानों में से एक पर, जहां ऑर्क्स छिपे हुए हैं, बेचैनी बढ़ रही है। ऑर्क्स का शिविर नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ है। एक योद्धा अपने नेता के तंबू में घुसता है, ये तत्काल खबर लेकर कि एक मानव सेना उनके करीब आ रही है। ब्लडी फैंग अपना भोजन रोक देता है, ये सोचकर हैरान कि ये कैसे हो सकता है और उन्हें उनकी स्थिति का पता कहां से चला। इस बीच सवाई उस इलाके की टोल ले रहा है जहां युद्ध होगा। टाइलन बो स्वामी से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि ऑक्स विशेष रूप से लॉ अयस के गांव में छिपे हैं। सवाई को यह स्पष्ट लगता है और वो क्लेमेंट से शहर के प्रमुख को सब कुछ समझाने के लिए कहता है। कारण यह है कि यह गांव शहर के सबसे करीब है और इसमें बहुत सारे संसाधन हैं। साथ ही दुश्मन की रसद इस तरह व्यवस्थित है कि उनकी अधिकांश सेनाएं इस स्थान से होकर गुजरती है। स्वामी के अनुसार सबसे बड़ा खतरा पैदल सेना और 60 सवारों से है। नदी के विपरीत किनारे से एक ऑर्क चिल्लाता है कि ब्लडी फैंग मानव सेना को बख्श देगा यदि वे तुरंत आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन चूंकि दुश्मन एक अपरिचित भाषा बोलता है, स्वामी को समझ नहीं आता कि वह क्या चाहता है। टाइलन बो का नौकर उसके शब्दों का अनुवाद करने की पेशकश करता है। हालांकि सवाई इस पेशकश को ठुकरा देता है और हमले की तैयारी करता है। अगले ही पल ऑर्क को एक तीर अपनी ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता और वो अपने माथे में तीर लगने से अपने भेड़िए से गिर पड़ता है। योद्धा का निर्जन शरीर जमीन पर गिरने के बाद राक्षस नेता बातचीत बंद करने का फैसला करता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पंक्तिबद्ध हो जाती है, एक भयंकर युद्ध के लिए तैयार। निगरानी टावर पर खड़ा ऑर्क एक सींग बजाता है, अपने सहयोगियों को युद्ध के लिए बुलाता है। युवा स्वामी शांति से देखता है क्योंकि दस्तों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। इस बीच टाइलन बो डर से कांप रहा है, ये नहीं जानता कि आगे क्या करना है। सवाई तीरंदाजों को तैयार होने और गोली चलाने का आदेश देता है। इसके बाद वो जादूगरों को युद्ध में बुलाता है जो पहले से ही अपनी जादुई शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार है। तीरंदाज अपने हथियार उठाते हैं और एक साथ वे अपने धनुष खींचते हैं। जादूगर अपने जादुई डंडों को अपने सिर के ऊपर उठाते हैं। फिर आग और इस्पात की बौछार आकाश से दुश्मन पर बरसती है। कई ऑक्स मौके पर ही मर जाते हैं, मानव दस्ते तक कभी नहीं पहुंच पाते। हालांकि यह लापरवाह हमला वास्तव में नेता की योजना का हिस्सा था जो दुश्मन को कमजोर करने के लिए जरूरी था। इस बीच चेनवान के योद्धा ऑर्क्स को एक एक करके मार रहे हैं जो सामान्य मनुष्यों से ज्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन अचानक मैदान पर विशाल मजबूत राक्षस दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक अपने कुल्हाड़ी के एक आसान झटके से दुश्मन को 2 टुकड़ों में काट देता है। आसपास खड़े लोग जो देखते हैं उससे स्तब्ध हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इतने शक्तिशाली दुश्मन से कैसे लड़ना है। स्वामी राक्षस का अवलोकन करता है और पता चलता है कि यह 18वें स्तर का ऑर्क पैदल सैनिक है। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर युद्ध को देखते हुए उसे एहसास होता है कि युद्ध के मैदान की स्थिति उनके पक्ष में नहीं जा रही है। इसलिए सवाई बैरन से अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने और उसके पीछे चलने के लिए कहता है। अपनी ज्वलंत तलवार को आकाश की ओर उठाते हुए स्वामी अपनी सेना की प्रशंसा करता है और उन्हें युद्ध के लिए बुलाता है। वो दुश्मन के शिविर पर हमला करने का आदेश देता है, फिर ढालधारियों को निशाना बनाने का, साथ ही घेराबंदी से बचने की कोशिश करने का। कमांडर का दृढ़ संकल्प उसके योद्धाओं में फैल जाता है और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सवाई सबसे आगे की पंक्ति में बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्रतिद्वंदी को उग्रता से काटता हुआ। ब्लडी फैंग स्वामी को महान योद्धाओं को क्रोधित करने की हिम्मत करने की कीमत चुकाने का दृढ़ संकल्प लेता है। सवाई जल्दी से राक्षस नेता का अवलोकन करता है ताकि उसकी ताकत और कमजोरियों की पहचान कर सके। दोनों नेताओं के हथियार आपस में टकराते हैं जिससे चिंगारियां हर दिशा में उड़ती है। हालांकि स्वामी अपने दुश्मन को जमीन पर पटकने और उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है। युवा मालिक ऑर्क नेता की कमजोरी का मजाक उड़ाता है। ब्लडी फैंग उसकी ताकत को स्वीकार करता है लेकिन कहता है कि स्वामी युद्ध की बड़ी तस्वीर को नहीं देख पा रहा है। अपने पंजे से नेता अपने लबादे के पीछे से एक जादुई कलाकृति निकालता है। सवाई को अचानक एहसास होता है कि राक्षस उनका सर्वनाश करने का इरादा रखता है। मुख्य नायक ऑर्क को कलाकृति का उपयोग करने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कलाकृति के साथ राक्षस एक अविश्वसनीय आकार के जानवर में बदल जाता है। मानव सेना के योद्धा उनके सामने प्रकट हुए बहुमुखी राक्षस को देखकर आतंक में जम जाते हैं। राक्षस अपनी विशाल पंजों से सैनिकों को एक एक करके पकड़ता है और उनके सिर काट लेता है, ये जानते हुए कि लोहे का कवच भी उन्हें बेमन के दांतों से नहीं बचा सकता। नाइट्स दयालु देवताओं से उद्धार की भीख मांगते हैं लेकिन कोई प्रार्थना उन्हें इन भयानक राक्षसों से नहीं बचा सकती। एक नाइट स्वामी को चिल्लाकर कहता है कि वो तुरंत युद्ध क्षेत्र छोड़ दे। सवाई को अब जीतने की इच्छा नहीं रहती
और उसे एहसास होता है कि अब वहां से निकलने का समय है। अपने योद्धाओं के लिए रास्ता काटते हुए सवाई उन्हें पीछे हटने का आदेश देता है। वो उनके लिए कुछ समय खरीदने के लिए पीछे रहने की योजना बनाता है। खिलाड़ी युद्ध जारी रखते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि स्वामी नहीं गिरेगा, क्योंकि उन्हें गेम के अंत में उसका सामना करना है। मिनोटॉर उग्र धारा की तरह युद्ध में घुस जाते हैं। एक अनियंत्रित शक्ति, एक तेज चाल में वे बेमन पर हमला करते हैं, जो इस पार्श्व हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन राक्षस अपनी ठंडक नहीं खोता और हमलावरों का मुकाबला करने की कोशिश करता है। टॉरिन अपनी वास्तविक ताकत दिखाता है जब वो राक्षस के पंजे को पकड़ लेता है और उसे काफी देर तक रोक कर रखता है। मिनोटॉर के सीने में क्रोध उबल रहा है, वो अपने नए मालिक के लिए मरने के लिए तैयार है। इस बीच खिलाड़ी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉरिन उनकी तरफ से क्यों लड़ रहे हैं। उग्र योद्धा राक्षस को परलोक भेजने में कामयाब हो जाता है और अब वो अगले हमले की तैयारी कर रहा है। ब्लडी फैंग अपने सहायक से पूछता है कि टॉरिन ने मनुष्यों के प्रति वफादारी की शपथ क्यों ली है। हालांकि उसे इसका पता नहीं चलता, क्योंकि क्लेमेंट की ठंडी तलवार उसके नेता के गले पर उतरती है। युद्ध सवाई की जीत के साथ समाप्त होता है, जिसकी सेना को मुक्त शहर के निवासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया जाता है। बैरन स्वामी को एक उधार पत्र सौंपता है, क्योंकि वो अभी केवल उसके द्वारा दी गई मदद का हिस्सा ही चुका सकता है। सवाई कागज लेता है, लेकिन रात के खाने के लिए रुकने की पेशकश को ठुकरा देता है। बैरन वादा करता है कि वो यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार करेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि वो कुछ गलत करने की योजना बना रहा है। टायरोन ब्लडी फैंग के अनुरोध पर उसे सार्वजनिक फांसी के लिए शहर के तहखाने में ले जाया गया था। बैरन कैदी की कोठरी में एक स्क्रॉल लेकर प्रवेश करता है, जिसे केवल ऑर्क सरदार ही सक्रिय कर सकता है। यह जादुई पत्र एक विशाल भूकंप का कारण बन सकता है। इस तरह के एक शिल्प के साथ बैरन ने समुद्र के कर्ज से बचने की योजना बनाई है। ऑर्क बैरन की मदद करने के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल तभी यदि उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर युद्ध के मैदान में दफनाया जाए। ब्लडफैंग की उंगली से खून की एक बूंद और ऑर्किश भाषा में कुछ शब्द जादुई पत्र को सक्रिय करते हैं। बैरन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरती है, क्योंकि वो घृणित स्वामी पर विजय की आशा करता है। वो बालकनी पर कदम रखता है और जोर जोर से हंसने लगता है, सीवे की सेना को नीचे देखते हुए। बैरन जादुई पत्र को अपने सिर के ऊपर उठाता है और घोषणा करता है कि आज स्वामी का अंत होगा। सीवे को थाईलैंड का आत्मविश्वास मजेदार लगता है। बैरन अब इस ढीठ स्वामी के व्यवहार को और सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो पत्र का उपयोग करने के लिए तैयार है। सीवे अपना हाथ उठाता है और अपने अंगूठे से गले के पार एक रेखा खींचता है, मैर को हटाने का संकेत देता है। बैरन के नीचे फर्श पर खून बहता है और उसके पैर कमजोर पड़ जाते हैं। एक बार वफादार शूरवीर उस व्यक्ति से पत्र छीन लेता है जो इस विश्वासघात पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका करीबी सहयोगी हमेशा से स्वामी का वफादार सेवक था। शूरवीर के अनुसार यदि बैरन ने सीवे से लड़ने पर जोर नहीं दिया होता तो शायद उसने ऐसा नहीं किया होता। थाईलैंड और उसके सलाहकार से निपटने के बाद युवा योद्धा एलन उस वार्ता कक्ष में घुसता है जहां स्वामी उसका इंतजार कर रहा है। जब शूरवीर ने सीवी को नक्शा दिखाया तो स्वामी ने उसकी आवाज से उसे पहचान लिया, क्योंकि एलन को पहले यहां टोल लेने के लिए भेजा गया था। वो व्यक्ति कहता है कि राजा बूढ़ा हो रहा है, इसलिए उन्हें कुछ निर्णयों में जल्दबाजी करनी होगी। विया को ठीक से समझ नहीं आता कि क्या चर्चा हो रही है, लेकिन उसे उम्मीद है कि ड्यूक मैनहट्टन कोई चाल नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा उसके प्रति अच्छा रहा है। स्वामी उस व्यक्ति को चर्च के तहखाने में मिली चीजों के बारे में बताने का फैसला करता है। एलन सोचता है कि उसे तुरंत निकलना चाहिए और राजा को सब कुछ रिपोर्ट करना चाहिए। वो व्यक्ति वेई की ओर से ऑर्क नेता का सिर राजा को उपहार के रूप में पेश करने की योजना बनाता है और फिर हिहेई को स्वामी को इनाम के रूप में दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद क्लेमेंट अपने स्वामी को टेलोन बोस के खजाने में ले जाता है, जहां बहुत सारा सोना निकलता है। लंबी यात्रा के बाद वापस लौटने का समय है। बैरन के महल से खजाने की गाड़ियां उनकी मदद के बदले में लादी जाती है। सीवे संतुष्ट दिखता है, गेम सिस्टम से अपने पूरे किए गए कार्यों के लिए इनाम की प्रतीक्षा करता है। पैनल तेजी से रूलेट घुमाता है और नायक को जंगल की सांस का उपहार देता है। उसके शरीर में शक्ति प्रवाहित होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि यह वास्तव में क्या है। गेम सिस्टम बताता है कि केवल शुद्ध आत्मा वाले प्राणी ही इस शक्ति को उनकी व्यक्तिगत प्रतिभाओं के आधार पर जागृत कर सकते हैं। युवक मानता है कि उसकी आत्मा पर्याप्त शुद्ध है, हालांकि सिस्टम असहमत होता है, इसलिए वह जंगल की सांस को अन्य प्राणियों में स्थानांतरित कर सकता है। इसमें उदाहरण के लिए स्वामी का घोड़ा शामिल है। जानवर अपने मालिक को वफादार नजरों से देखता है। वो व्यक्ति अपनी प्राप्त शक्ति और इसके उपयोग की संभावनाओं पर विचार करता है। मूल रूप से वो जीवित प्राणियों को विकास का अवसर दे सकता है, लेकिन केवल उन लोगों को जो करीबी और प्रतिभाशाली है। स्वामी चंगवान शहर के निवास में अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए गंभीर रूप से लौटता है। युवक अर्धदेवी जोई के साथ
वार्ता मेज पर बैठता है। जोई ने अपनी सामान्य पोशाक को थोड़ा बदल लिया था। उसने वेई को शहर के शासन अधिकार हस्तांतरित करने का एक अनुबंध सौंपा। वेई ने अनुबंध की सामग्री की समीक्षा करने के लिए उसे उठाया। उस पल में स्वामी को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो पत्र व्यवस्था की देवी द्वारा आशीर्वादित हो। उसे आश्चर्य हुआ कि खिलाड़ियों ने इतनी शक्तिशाली सत्ता को बुलाने में सफलता प्राप्त की। इस बीच जोई ने उस पुरुष से एक अविश्वसनीय आभा महसूस की, जिससे वो बेचैन हो गई। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और मेज पर चढ़कर सीवे की ओर बढ़ी। जोई ने स्वामी को चूमने की तीव्र इच्छा से अभिभूत होकर उसकी बाहों में छलांग लगा दी। हालांकि ये सब केवल उसकी धुंधली कल्पना में हुआ, फिर भी वो समझ नहीं पाई कि उसे ऐसे शर्मनाक विचार क्यों आ रहे थे। एक खिलाड़ी ने उसे अधिक जरूरी मामले की याद दिलाई और अनुबंध के बारे में बताया। दस्तावेज के अनुसार शहर के शासन के अधिकार संत को अनिश्चितकाल के लिए हस्तांतरित किए गए थे। मुख्य पात्र ने देवी और उसके दल को आश्वासन दिया कि अनुबंध में कोई छल नहीं है। हिचकिचाते हुए जोई ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, ये उम्मीद करते हुए कि यदि कोई धोखा हुआ तो व्यवस्था की देवी धोखेबाज को दंडित करेगी। कागज से फिर से एक दिव्य सार की आत्मा फूटी, जो पुष्टि करती थी कि अनुबंध अब प्रभावी है। युवा स्वामी ने गैरमानवों की देवी को चेंगुआन की शासक बनने पर बधाई दी। इसके बाद उन्होंने चेंगुआन के कराधान पर चर्चा करने का सुझाव दिया। देवी को आश्चर्य हुआ कि स्वामी उनके शहर पर कर लगाने का इरादा रखता है। युवा स्वामी ने समझाया कि चेंगुआन फाल्कन के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। कमरे में एकत्रित लोगों से असंतोष की भनभनाहट उठी, जो लॉर्ड फाल्कन को कर नहीं देना चाहते थे। फर्श पर एक एडी की खटखट ने कमरे के शोर को चीर दिया। हाउल ने आगे कदम बढ़ाया और चालाक स्वामी के कार्यों को नीच और अनैतिक बताया। उसने युवा स्वामी को द्वंद्व के लिए चुनौती दी, ये कहते हुए कि यदि वो जीता तो शहर को स्वतंत्रता मिलेगी। सीवे सहमत हुआ, लेकिन इस शर्त पर कि हाउल अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने बल का उपयोग नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने स्वामी को कायर कहा, जो अपने सेवकों के पीछे छिपता है। उस क्षण दैनिक खोज अपडेट हुई, जिसमें पहली खोज थी कि उसे अकेले हाउल को हराना है। सीवे ने द्वंद्व स्वीकार किया, क्योंकि इस खोज के अलावा उसे जोई को रुलाना और जबरन चूमना भी था। हालांकि स्वामी ने स्पष्ट करना चाहा कि यदि वो जीता तो उसे क्या मिलेगा, और हाउल ने कहा कि वो उचित सीमा में कुछ भी देने को तैयार है। एक पंथी से 2 निशाने मारने के उद्देश्य से सीवे ने गैरमानवों की देवी को अपने इनाम के रूप में मांगा। इससे हाउल क्रोधित हो गया और उसने ऐसी शर्तों को साफ मना कर दिया। तब सीवे ने दूसरा विकल्प सुझाया, जिसमें उसे संत के साथ 5 मिनट अकेले रहने का मौका मिले। लेकिन हाउल ने सोचा कि देवी को उनके पास 1 सेकंड के लिए भी नहीं होना चाहिए। जोई ने उस व्यक्ति के बाजू पर अपना हाथ रखा और उसे शांत करने के लिए हल्के से दबाया। उसके चेहरे से साफ था कि देवी स्वयं इन शर्तों से उत्साहित नहीं थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसे हाउल पर भरोसा है। देवी के शब्दों से प्रेरित होकर वो व्यक्ति अनिच्छा से स्वामी के प्रस्ताव को स्वीकार करता है और जीतने की कसम खाता है। दृश्य एक अखाड़े में बदल जाता है, जहां दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के सामने खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार है। हाउल तेजी से आगे बढ़ता है, जबकि सीवे उसका प्रहार रोकता है और उनकी तलवारें एक तालमेल में टकराती है। युवा स्वामी इस स्थिति से निकलने के लिए हाउल को पेट में लात मारकर दूर धकेलता है। हाउल संभलता है और अपने पैरों पर उतरता है, पहले से ही अगले हमले में अपना गुस्सा निकालने की तैयारी कर रहा है। वो स्वामी की ओर फिर से झपट्टा मारता है, ठीक उसी समय जब वो उसकी ओर पीट करता है। तलवार सीवे के चेहरे से कुछ इंच की दूरी से चूक जाती है, लेकिन वह इसे चकमा देने में सफल होता है। अपने दूसरे हाथ में हाउल एक जहर से लिपटी काली खंजर निकालता है। सीवे अपने प्रतिद्वंद्वी को नीच कहता है, लेकिन हाउल मानता है कि युद्ध में सब कुछ जायज है। जहर वाली खंजर का हमला चूक जाता है, लेकिन स्वामी इस चाल से अभी भी क्रोधित है। वो अखाड़े की रेत को हवा में उछालता है, जिससे हाउल की दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है और उसे जहर वाली खंजर के खिलाफ नई रणनीति बनाने का समय मिलता है। इसे महसूस करते हुए हाउल जानता है कि उसे पीछे हटना होगा। हाउल का हालिया प्रशिक्षण रंग लाता है, जिससे वो स्वामी के हमले से बच निकलता है। फिर वो अपनी तलवार से एक शक्तिशाली जादुई लहर छोड़ता है, ये सोचते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी इसका सामना नहीं कर पाएगा। किसी कारण से सीवे का शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। उसे एहसास होता है कि ये उसके द्वारा सांस लिए गए जहर के वाष्पों के कारण है। क्लेमेंट को समझ नहीं आता कि उसके मालिक के साथ क्या हो रहा है, और वो वास्तव में उसके लिए चिंतित है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता, भीड़ से बाहर निकलता है और अपनी तलवार निकालता है, द्वंद्व को रोकने की मांग करता है। हालांकि जोई का सेवक क्लेमेंट को रोकता है और उसकी रात की शूरवीर सम्मान की अपील करता है, क्योंकि किसी को भी द्वंद्व में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इस बीच हमारा मुख्य पात्र हार नहीं मानता
और अपनी जगह से हिलने की कोशिश करता रहता है। अचानक उसे याद आता है कि उसके तलवारबाजी गुरु ने उसे तलवारबाजी की बारीकियां सिखाई थी। गुरु कहा करते थे कि वेई को अपने शरीर और मन को एक साथ काम करने की जरूरत है, और वह अपनी यादों से वास्तविकता में वापस आता है। युवा स्वामी अपनी आंखें खोलता है, फिर वह अपने सारे अनुभव और शक्ति को अपनी तलवार में सन्नाद करता है, और उसके हाथों में हथियार तेज ज्वालाओं में फट पड़ता है। मुख्य पात्र का चेहरा क्रोध की मुद्रा में विकृत हो जाता है, और अपनी आखिरी ताकत के साथ वो एक ऐसा प्रहार करता है जो हाउल के साथ द्वंद्व में निर्णायक होना चाहिए। प्रहार इतना जोरदार होता है कि स्वामी के पैरों के नीचे की जमीन दो हिस्सों में फट जाती है। यह जबरदस्त हमला सीवे को भी हिला देता है, जो खून खांसने लगता है। हाउल अपने प्रतिद्वंद्वी के युद्ध उत्साह से कांपते हुए खड़ा रहता है। हाउल तनाव से कांप रहा है, अगला कदम सोचते हुए धहने से बचने की कोशिश कर रहा है। उसके पैर जेली जैसे हो गए हैं और हिल नहीं रहे। हाउल का शरीर पूरी तरह थक चुका है। उसे एहसास होता है कि वो चकमा नहीं दे सकता और ये उसकी जान ले सकता है। इसलिए युवक घुटनों पर गिर जाता है और हार मान लेता है। जोई मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन युवा स्वामी उसे रोक देता है। संत के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं जब वो उसे कान से पकड़ता है और उनके समझौते की याद दिलाता है। दर्शक जोई के बचाव में आगे आते हैं, लेकिन इससे स्वामी डरता नहीं, जो उनसे युद्ध में भिड़ने को तैयार है। संत गैरमानवों के लिए खड़ी होती है और समझौते का पालन करने का वादा करती है। लड़की स्वामी के सामने घुटनों पर बैठती है और उसकी शर्तों को मान लेती है। सीवे राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे अपने जायज इनाम के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। वो गैरमानवों को आश्वस्त करता है कि उसे संत के साथ केवल 5 मिनट अकेले बात करने की जरूरत है। हालांकि जैसे ही वे एक ही कमरे में होते हैं, स्वामी तुरंत डरी हुई लड़की को दीवार से सटा देता है। जोई उसके व्यवहार से क्रोधित है, क्योंकि उन्होंने इस पर सहमति नहीं दी थी। वो मुस्कुराता है और कहता है कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं। संत की आंखें स्वामी से नजरें चुराती हैं और वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है। फिर भी वो डरी हुई जोई के ऊपर झुकता है और धीरे से उसके होठों को छूता है, और भले ही वह लड़की को चूमने में सफल हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सिस्टम उसे कार्य पूरा होने की सूचना क्यों नहीं दे रहा। स्वामी धमकी देता है कि अगर वो सहयोग नहीं करती तो वो उसके प्रजाजनों पर पवित्र प्रतिशोध छोड़ देगा। उसके आंसुओं से आंखें भर आती हैं और वो वेई से ऐसा न करने की विनती करती है। चूंकि संत रो पड़ी है, सिस्टम अंतर्नायक को सूचित करता है कि मिशन पूरा हो गया है। अचानक जोई को स्वामी से एक अजीब गर्म आभा महसूस होती है। अब जब मिशन पूरा हो गया है, सीवी लौटने की योजना बनाता है, लेकिन जोई की आंखें अचानक उत्कट अग्नि से चमकने लगती हैं और वो उसे जाने से रोकती है। तीव्र इच्छा से अभिभूत लड़की वेई पर कूद पड़ती है और उसके चेहरे पर चुंबनों की बौछार कर देती है। स्वामी उसे दूर धकेलने की कोशिश करता है, उसके अप्रत्याशित हमले को रोकता है। संत को होश में लाने के लिए वो प्रत्येक चुंबन के लिए 100 सिक्कों की मांग करता है। जोई अचानक अपने लापरवाह व्यवहार को महसूस करती है। पूरी तरह समझने के बाद वो स्वामी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने की कोशिश करती है। अपनी फुलझड़ी पूंछ से खुद को ढालते हुए जोई वेई की नजरों से छिपती है। वो अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस करती है और अपने अस्थायी आश्रय से शर्मीली नजरों से झांकती है।